सफर ये आसमां का हौसलों के साथ तय होगा, सफर ये आसमां का हौसलों के साथ तय होगा। महज यूं साथ पर तौलने से कुछ नहीं होता, और हमारी खामोशी तक पर दुनिया को भरोसा है। किसी के रात दिल के बोलने से कुछ नहीं होता, किसी के रात दिल के बोलने से कुछ नहीं होता। माँ सरस्वती वीणा वादनी के श्री चरणों में नमन करते हुए और इस समृद्ध मंच जिसके लिए आज यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, कहने को तो है यहाँ के विद्यालय के अध्यापकों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, पर लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ और जब से महान विभूतियों को सुन रहा हूँ तो मुझे लगता है कि यह मेरा खुद का प्रशिक्षण कार्यक्रम था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इतनी ज्ञान की बातें सीखने को मिली जो कि मैं किसी पुस्तक में या कि कहीं भी सोशल मीडिया या कि कहीं भी उदाहरण से नहीं सीख सकता था। तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां आदर्श पब्लिक स्कूल के लिए, इस कार्यक्रम के लिए बजा दीजिए। सर्वप्रथम मंचासीन हमारे अतिथिगण श्री प्रेमलाल मिश्रा जी, मैं आपके बारे में बताना चाहूँ, मैं आपका भी विद्यार्थी रहा हूँ और आपने मुझे 12th क्लास में मैथ पढ़ाई थी। आज भी आपके बताए हुए जो सूत्र हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, मुझे स्मरण आती हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और इतने शानदार उद्बोधन देने वाले, आज कहा जाए साक्षात सूर्य का प्रकाश जिनसे हम सिंचित हुए हैं, अब वो सूर्य का प्रकाश प्राप्त होने के बाद अगर एक जुगनू टिमटिमाना चाहे तो क्या स्थिति होगी मैं समझ सकता हूँ। मेरी कोई हैसियत नहीं है आप लोग के बीच अपनी बात रखने की, पर लेकिन मुझे अपना इस कार्यक्रम में अपना अस्तित्व स्थापित करने के लिए 2 शब्द बोलना है, मैं प्रयास करूंगा। परम आदरणीय पंडित श्री रवि द्विवेदी जी, डॉक्टर रवि द्विवेदी जी, आपके बारे में जितना कुछ कहा जाए बहुत कम पड़ेगा, मेरे पास शब्द नहीं है। आपने समय समय पर न केवल विद्यालयों को, विद्यार्थियों को, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है, बल्कि हर उस व्यक्ति को जिसने भी कुछ आपसे सीखना चाहा है उसको आपने जाने अनजाने में प्रशिक्षित किया है। जोरदार तालियां हमारे आदरणीय रवि द्विवेदी जी के लिए बजा दीजिए। जैसा कि विजय सर ने कहा है, आप भी मुझे सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाए हैं। मुझे याद है कक्षा 9 का वह दृश्य जब आपने पढ़ाया था और कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ था, आज भी वो मेरे मस्तिष्क में एक पिक्चर की तरह पूरी तैयार है, तो मैं उसको कभी विस्मृत नहीं कर सकता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अपना उद्बोधन दिया और अपना विचार से मुझे सिंचित किया था। आदरणीय श्री मनोज कुमार गुप्ता जी के लिए क्या कहें, आप लोग उनको शिक्षक संस्थान में जानते हैं कि बीआरसीसी में समन्वयक के रूप में है, पर लेकिन मैं उन्हें दूसरे रूप से आप सभी के बीच में प्रस्तुत करना चाहूँगा। आप हमारे केसरवाणी समाज के संरक्षक भी हैं और मैं आपकी कार्यशैली के पहले आपको उतना नहीं जानता था जब आपकी कार्यशैली संरचनात्मक रूप में जब देखने को मिली। आज गायत्री मंदिर के ठीक सामने जब आप अस्पताल रोड में जाते हैं, जो इतनी विशाल का बिल्डिंग बनी है, आपके ही कुशल नेतृत्व के कारण बनी है और यह छोटी मोटी बात नहीं है। व्यक्ति बातें लंबी चौड़ी बहुत कर सकता है, पर लेकिन जब आप एक उदाहरण प्रस्तुत करके और उसको संरचनात्मक रूप जब देते हैं तो वो उदाहरण अतुलनीय होता है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय मनोज कुमार गुप्ता जी के लिए और मेरी सभी मातृशक्तियां और मेरे शिक्षक परिवार, आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं, अपनी बात विचार रखने का प्रारंभ करता हूं। साथियों, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि इतने अच्छे उद्बोधन मिले, जैसा कि मैं शुरू करूंगा विजय सर की बातों से। उन्होंने कहा कि आप विद्यार्थियों का, देखिए आप लोगों के एक अलग पीढ़ी के हैं और मैं अलग पीढ़ी का हूँ। आप शिक्षक संस्थान से हैं, मैं शिक्षक संस्थान से नहीं हूँ, लेकिन मेरी डिग्री इंजीनियर है और मैं प्रोफेशन में व्यापार में हूँ और शौक जिस विधा में हूँ राजनीतिक विधा से हूँ। पर लेकिन जो आपसे सीखने को मिलता है, जैसा कि आदरणीय विजय सर ने कहा कि आप ए लड़का, ए लड़की, ए लड़के इधर आओ, ए लड़की इधर आओ, इस तरह का उद्बोधन करने के बजाय, ये आप भर के लिए नहीं है, यहाँ सदन में उपस्थित सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर आप जितने अधिक से अधिक लोगों को नाम से पहचानेंगे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, चाहे कुशाभाऊ ठाकरे जी रहे हो, चाहे शिवराज जी, इन लोगों ने भी अपने प्रशिक्षण में कार्यकर्ताओं से कहा है, हम अपने व्यवसाय में भी देखते हैं, अगर हम किसी ग्राहक को अगर उसके नाम से याद रखते हैं कि अरे आइए 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 श्री रवि कुमार पटेल जी, तो जैसे वो
दुकान में प्रवेश करता है तो ये तो तय हो जाता है, जब मैं उसका नाम लेकर के बुलाता हूँ, आइए आइए आपका स्वागत है, तो ये तो तय हो जाता है कि 90% वो हमारे यहाँ से सामान लेगा ही लेगा। उसको इतना सम्मान महसूस होता है कि वो कहीं इसका आशा भी नहीं कर सकता है। इसी तरह जब आप बच्चों को, जब उसके नाम बहुत प्यारा होता है, उदाहरण के लिए जैसे आप मंच में बुला दीजिए, आदरणीय श्री रवि द्विवेदी जी कह दीजिए, या कि आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी कह दीजिए, वो अनुभूति उतनी नहीं होगी, पर लेकिन जब आप आदरणीय श्री मुख्य अतिथि डॉक्टर रवि द्विवेदी जी बोलेंगे तो उसकी अनुभूति जो उनको अंदर से इच्छा शक्ति इतना अच्छा लगेगा कि वो बता नहीं सकते हैं। तो ऐसा सभी को होता है। तो जब आप एक छोटे से बच्चे को जब आप कोशिश करके उसके नाम से उसको प्यार से संबोधन करें तो ये बहुत बड़ी बात है। आदरणीय मनोज कुमार जी ने कहा कि हमें समय समय पर समय के साथ तालमेल बनाना पड़ेगा। मैं अपनी चंद दो पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को प्रारंभ आगे बढ़ाऊंगा। सफर ये आसमां का हौसलों के साथ तय होगा, सफर ये आसमां का हौसलों के साथ तय होगा, महाजीव साथ पर तौलने से कुछ नहीं होता, और हमारी खामोशी तक पर दुनिया को भरोसा है, किसी के रात दिन के बोलने से कुछ नहीं होता, किसी के रात दिन के बोलने से कुछ नहीं होता। मुझे याद है दैनिक भास्कर में एक लेख आया था 5 सितंबर से 2022 को, जब आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे और भोपाल में एक प्रशिक्षण वर्ग लगा था, तो उसकी लाइनें दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर आई थी। वो शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहे थे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने सिर्फ एक लाइन जो बोली थी, आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप एक नौकरी कर रहे हैं, आप राष्ट्र के निर्माता हैं। और आदरणीय श्री मनोज कुमार गुप्ता जी ने सबसे पहले संबोधन में कहा कि इस सदन में उपस्थित सभी राष्ट्र निर्माताओं को मेरा सादर प्रणाम संबोधन दिया। तो आप एक राष्ट्र निर्माता हैं। आप ये सोचे, जैसा कि वर्षा दीदी ने भी कहा, मैं प्रशिक्षण वर्ग में आने के पहले कल थोड़ा सा तैयारी कर रहा था कि क्या बोलूंगा प्रशिक्षण, तो घूम फिर करके यही निष्कर्ष निकल रहा था कि अगर एक शिक्षक जब आप विद्यालय में जाते हैं तो सबसे पहले ये दिमाग से थोड़ा सा किनारे कर दीजिए कि मैं नौकरी करने जा रहा हूँ। आप अपनी सैलरी से के आधार पर अपना कार्य मत करिए। आप ये तय मत करिए कि यार मेरी सैलरी इतनी है और मेरा ड्यूटी टाइम इतना है, उसी आधार पर मैं अपना वहाँ काम करूँगा, अपनी आउटपुट दूंगा। सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरा, उसमें मैंने ये देखा कि अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आप खुश नहीं हैं, चाहे किसी के लिए भी हो, आप किसी भी ड्यूटी में जाएं, अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं, समझिए जैसे आपके घर में कोई भी दिक्कत है, घर में कोई झगड़ा हो गया, परिवार में कोई झगड़ा हो गया और आप विद्यालय में आए, या कि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है और आप विद्यालय में आए, तो जब आप स्वयं आप खुश नहीं हैं तो दूसरों को कैसे खुश रख सकते हैं। तो उसमें सबसे प्रमुखता से लिख के आई थी कि सबसे पहले खासकर से शिक्षक को, क्योंकि वे राष्ट्र निर्माता है। एक बार जो कोई, मैं अपने व्यवसाय में हूँ, मेरा मन अच्छा नहीं है, हो सकता है मैं फिर भी जाऊँ अपने काउंटर में बैठूँ, स्टाफ देख लेगा, फिर भी मेरा व्यवसाय चल जाएगा। पर लेकिन आप राष्ट्र निर्माता हैं, अगर आपका मन अच्छा नहीं होगा तो आप अपने विद्यार्थियों को कुछ अच्छा नहीं दे सकते हैं। और आप कल्पना कीजिए, जिस जिज्ञासा से वो विद्यार्थी जब विद्यालय में आता है और आपका मन ही अच्छा नहीं है, तो आप उसको क्या अच्छा देंगे। मायने ये नहीं लगता है कि हम कितने खुश हैं, मायने ये लगता है कि हमारे कारण से कितने लोग खुश होते हैं, हम कितनों की जिंदगी बना सकते हैं, ये मायने रखता है। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर मैं मंच को भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। आप लोगों को नहीं पता होगा, नहीं पता होगा ना, इसलिए नहीं पता होगा क्योंकि आप सुबह उठ करके ना कोई समाचार सुने होंगे, ना कुछ ऐसी भी जो जानकारियाँ आती हैं समाचार पत्रिका वगैरह, उसको भी नहीं देखे होंगे। एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि समय के साथ अपडेट रहे। आप, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 8 पेज का अखबार है, पूरा 8 पेज आप पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़िएगा, पर लेकिन मुख्य पृष्ठ की एक हेडिंग पढ़ लीजिए। और एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी, जैसा कि विजय कुमार निगम जी ने कहा कि मैंने 7 वर्ष निःशुल्क, 2 वर्ष निःशुल्क और फिर प्राइवेट संस्थान में शिक्षा दी है, पर लेकिन तैयारियां करते रहे। वर्षा दीदी ने कहा कि हम जब बच्चों को सिखाते हैं तो सिखाने का तो कार्य होता ही, हम खुद सीखते भी जाते हैं। और ये हकीकत है, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, सर बताना चाहूँगा, तो सेकंड ईयर 3rd ईयर में पढ़ते थे, तो जब कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता था तो हम लोग उसको केवल याद करने की कोशिश करते थे कि याद कर ले तो काम हो जाएगा। तो हमारे टीचर कहा करते थे कि तुम उसको याद करने की कोशिश करोगे तो केवल हो सकता है एग्जाम में लिख दोगे, और लेकिन अगर तुम उसको कोशिश करो अपने जूनियर को, सेकंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर वाले को पकड़ो और उसको बस बैठा करके उसको सिखाना शुरू करो, तो आप उसमें ज़्यादा कुशल हो जाओगे, दक्ष हो जाओगे।
वर्षा दीदी ने कहा कि जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो आप खुद न खुद कहीं ना कहीं सीखते हैं, आपका छाता खुलता है, दिमाग खुलता है, और जब आपका दिमाग खुल जाता है तब आप आने वाले दिनों में अपने खुद का एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। मैंने कहा अंतरिक्ष विज्ञान दिवस है। आप में से कोई बता सकता है कि भारत के प्रथम व्यक्ति कौन है जो अंतरिक्ष में गए हुए हैं? भारत के प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए हुए हैं, भारत के द्वितीय व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए हुए हैं। देखिए, समय के साथ हम लोग अपडेट नहीं हैं। आपके विद्यालय में जैसे ही मैंने प्रवेश किया, मैं जब इधर गया साउंड सर्विस लगाने आ रहा था, महापुरुषों की फोटो लगी है, उनका विवरण लिखा हुआ है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद जी और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि क्या लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है कि कौन है, क्या है। आप में से जिज्ञासा भी नहीं हुई कि आप मतलब उपस्थित भी हैं और नहीं भी हैं। कम से कम इतना तो बनता है कि मैंने इससे आउट ऑफ बॉक्स जाके तो नहीं बात रखी। मानते कि नहीं मानते? चलिए मैं आपको बता दूं, आपको समय के साथ अपडेट रहना है। शुभांशु शुक्ला जी, ये भारत की राष्ट्रीयता के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं। अभी 25 जून को 18 दिन की यात्रा उन्होंने करके आई अंतरिक्ष में। इसके पहले सन 1984 में राकेश शर्मा जी थे, और इसके बीच में 4 लोग और थे, पर लेकिन वो 4 लोग भारत की नागरिकता नहीं लिए हैं। वो अमेरिका में नासा के उससे गए थे और ये इसरो से गए थे। कौन कौन? पहले कौन हो गए? राकेश शर्मा जी और ये शुभांशु शुक्ला जी। कब गए हैं? 25 जून को। ये निश्चित रूप से आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए मैंने ये बात रखी। और मैं बार बार कह रहा हूँ, वो समय के तालमेल के हिसाब से अभी उतना अपडेट नहीं है। हम संस्कृति संस्कार भूल गए बैठे। आप मंच का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक जब बच्चा पैदा होता है, मेरी भांजी आई है 2 महीने की है, आज उसको दूध भी पिलाना होता है, उसको चुप कराना होता है, तो कोई साधन नहीं बचता, सिर्फ यूट्यूब में कार्टून लगाते हैं। अब आप सोचिए, जब 2 महीने की बच्ची का दिमाग यूट्यूब के साथ पैरेलली चल रहा है, तेजी से चल रहा है, और जब आप थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको मोबाइल दे देते हैं, लो बेटा मोबाइल लो, खाना खाओ, तो वो क्या करता है? गौर से सुनिएगा, सभी लोग के लिए बता रहा हूँ। वो यूट्यूब देखता है, रील्स देखता है, और जैसे ही रील्स देखता है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, समझ में आया रील्स अच्छी नहीं है, 10 सेकंड हो गए, रील्स अच्छी नहीं है, आगे बढ़ा दिया। मान रहे हैं? हम लोग भी रील्स चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, सब लोग रील्स चलाते हैं। क्या किसी रील्स को पूरी देखते हैं? नहीं देखते। वही रील्स को देखते हैं जिसको अच्छी लगती है, जो हमसे संबंधित होती है। दुर्भाग्य कहने का मतलब ये है, एक रील्स का समय होता है 15 सेकंड से लेकर अधिकतम 90 सेकंड। उसमें भी हम 90 सेकंड किसी भी रील्स को नहीं देते हैं। तो आप सोचिए, एक छोटा सा बच्चा आपके आधा घंटे पीरियड को कैसे सहन करेगा? आज की जनरेशन के हिसाब से आप उसको खूब सिखाइए, वो कैसे सह रहा है? उसके साथ तो अत्याचार हो रहा है ना। बेटा हम तुमको बढ़िया बढ़िया सिखा रहे हैं, सीखो। कहने का मतलब ये है कि वो तभी होगा जब आप उसके साथ इंटरेक्टिव हो जाएंगे। सबसे पहले उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप किताबें लेकर के पढ़ाना सीखें, कोशिश करिए जितना वो घुल मिल जाए, और 2 वे कम्युनिकेशन रखिए। ये मैं खुद इतना बहुत विद्वान नहीं हूँ कि मैं खुद बोल रहा हूँ, ये सब जो बड़े बड़े रिसर्च लोग नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो टीचर लोग हैं, उनके जो प्रशिक्षण शिविरों में ये सब बातें आई हैं, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये वहाँ की बातें हैं, उनके अपने माध्यम से रख रहा हूँ। उनका कहना था कि आप उनके साथ घुलिए मिलिए और 2 वे कम्युनिकेशन करिए। आदरणीय मंच ने कहा, आप ज्ञान की बातें ऑलरेडी आजकल गूगल में है, उसको डेटा नहीं चाहिए, ज्ञान की बातें नहीं चाहिए। आप कोई कोचिंग संस्थानों में जाइए, IAS जहाँ कोचिंग होती है, वहाँ कभी भी ज्ञान की बातें नहीं बताई जाती है, बस उसमें एक आग लगाई जाती है। एक कागज है ये, इसमें आग दिख रही है? आग दिख रही है किसी को? नहीं दिख रही है। लेकिन अगर हम माचिस की तिली से चिंगारी लगाते हैं तो ये जलने लगेगी और बहुत बड़ी आग दिखने लगेगी। तो वो आग वास्तव में इसके अंदर तो थी। इसी तरह एक विद्यार्थी के अंदर आग रहती है, प्रतिभाएं रहती हैं। आपका काम है सिर्फ वो चिंगारी लगाने का। आप प्रेरक बनिए। आप उसके साथ, शिक्षक रास्ता नहीं बनाता है, शिक्षक उस विद्यार्थी के लिए राह बनाना सिखाता है।
उसको सपने नहीं दिखाता है कि तुम बेटा बड़े होकर के खड़े हो जाओ, कलेक्टर बनना है, तुम डॉक्टर बनना है, तुम इंजीनियर बनना है। नहीं, उसको खुद तय करने दीजिए, उसकी पहचान करिए कि उसको क्या रुचि है। जैसा कि मंच ने बताया है, उसमें खोजिए। और कभी भी किसी बच्चे में अगर कोई कमी हो जाए, कोई वो उद्दंडता कर दे, कोशिश करिए कि आज के समय के हिसाब से उसमें डर मत बनाइए, उसके साथ घुलिए मिलिए, उसको कहिए कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, गलती सबसे होती है, हम भी किए हैं, तुम भी हो जाती है। उसका डर खत्म करना पड़ेगा। उसके साथ जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा घुल मिल जाएंगे उतना अच्छा होगा। मैं उसको उदाहरण प्रस्तुत करिए, ज्ञान की बातें कम रखिए, उदाहरण प्रस्तुत करिए। जैसा कि आदरणीय रवि द्विवेदी जी ने और मनोज जी ने बताया, क्यों आपका भाषण बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने कहानियों के माध्यम से बात रखी है। मैं वही चीज़ कहना चाहूँगा, आप उनको उदाहरण दीजिए। आप बच्चे को इस तरह से माहौल दीजिए कि तुम बेटा अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, उसको नहीं पता है, लेकिन एक उदाहरण दिखा दीजिए, कहीं कहीं भी दिखा दीजिए, किसी भी माध्यम से। मैं किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक उदाहरण दिखा दीजिए कि बेटा, जैसे कोई बड़ी क्लास का है, अब यहाँ मैं जूनियर की बात कर चुका, बड़ी क्लास की बात कर रहा हूँ, 5th के ऊपर, वो पढ़ने में रुचि नहीं दिखा, उसको बता दीजिए कि बेटा अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम इस दिशा में जा रहे हो, और जो पढ़े हैं वो इस दिशा में है, तो उसको समझ में आएगा। आप उसको मारिएगा, उससे 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन नहीं बने, लिए लाठी मारने लगे, ये पहले का दौर था। आज मार के देखिए, पेरेंट्स भी चढ़ बैठेंगे, बच्चा भी आपसे नफरत करने लगेगा, डर बन जाएगा। मैं 2 उदाहरण अपने घर में से लेता हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी क्लास में टॉपर है सर, एक बेटी क्लास में टॉपर है और एक बेटी क्लास में नीचे से टॉपर है। 40 स्टूडेंट हैं तो 35 के बाद उसकी रैंक लगती है और एक बेटी टॉप 1 में आती है। मैं बहुत परेशान रहता था कि दोनों के अभिभावक एक हैं, दोनों की शिक्षण संस्थाएं एक हैं, मैं अपने आप को इंजीनियर मानता हूँ और एक बेटी से बहुत खुश हूँ, लेकिन एक बेटी इस हद तक उसका परिणाम है। बहुत परेशान रहता था, कई बार हाथ चला देता था, मारता था, पर लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं, जैसा कि आपने कहा, उसकी प्रतिभा को खोजना पड़ेगा। फिर खोजने की, अब मैंने उसको स्वतंत्र छोड़ दिया कि अब ये मेरे बस की नहीं है, हो गया, इसको जीवन जीने दो, कुछ तो कुछ कर ही लेगी। पर लेकिन धीरे धीरे पता चला कि जब वो साइंस होता है, साइंस सबसे बोरिंग सब्जेक्ट होता है, मानते कि नहीं, पर लेकिन जब देखा कि जो डायग्राम आते हैं, उस डायग्राम को बनाने के लिए उसकी आर्ट इतनी अच्छी है, इतनी दक्ष है, मैं वर्षा दीदी आपके पास उसको भेजूंगा, इतनी दक्ष है, इतनी टैलेंटेड है, वो डायग्राम बनाने के लिए उसको सब्जेक्ट से प्यार हो गया, साइंस से। अब वो इतना अच्छा डायग्राम बनाती है, जब इतना अच्छा डायग्राम बनाती तब उसके साथ थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, उसका आंसर लिखना पड़ेगा, तो आंसर लिखने के लिए उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो फिर लिखती है। तो बेटा जब कह रहे, जब तुम डायग्राम अच्छा बना लेते हो, जब आंसर अच्छा लिखना लेती हो, तब इसको याद भी कर लो अच्छे से, तो याद भी करने लगी। तो कहने का मतलब ये तो तय हो गया है उस बेटी का, मैं उस उदाहरण के माध्यम से बात रख रहा हूँ, ये तो तय हो गया है कि वो अगर इसमें कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनेगी, ये तो तय है। तो वही चीज़ कहने का मतलब कि आप बच्चों में देखिए। और एक छोटी सी कहानी रख के आप बीच में मैं अपनी वाणी को विराम। कहानी बहुत अच्छी है, सभी को काम आएगी, आप लोग भी शिक्षक हैं, बड़े बड़े प्रशिक्षण शिविर में शायद आपको एक बात रखने को मिले। छोटी सी कहानी है सर, मंच का भी ध्यान आकर्षित करूंगा बड़ी विनम्रता के साथ। एक बार एक विद्यार्थी, मेरे जैसी उम्र का ही विद्यार्थी, अपने गुरुजन से मिलने गया उनके घर गाँव। जब नौकरी वगैरह करने लगा था, ध्यान से सुनना, तो वो अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी से प्रणाम किया, गुरुजी प्रणाम, आपने मुझे पहचाना क्या? गुरुजी क्या? बेटा नहीं। गुरुजी मैं उस स्कूल में पढ़ता था, आप वहाँ पढ़ाते थे। हाँ हाँ ठीक है। एक बार एक घटना हुई थी, जब मैं कक्षा 9वीं में था तो एक क्लास में एक बच्चे की घड़ी चोरी हो गई थी। वो ध्यान है दृश्य आपको? हाँ हाँ बेटा याद आ रहा है, हाँ हाँ एक बार की घटना है सर। मैं उस वक्त उस क्लास में मैं भी था। उस क्लास में एक बच्चा बहुत अमीर था और हम सभी बच्चे लोग गरीब थे। वो एक बहुत महंगी घड़ी पहन के आता था और मेरी लालच हो गई, मेरे मन में आया कि मैं इसकी घड़ी चुरा लूँगा। लंच टाइम हुआ, लंच टाइम में वो बच्चा अपनी घड़ी को पेंसिल बॉक्स में रख दिया था, वो देख लिया, घड़ी चुरा लिया था। जब क्लास आई, आप उस वक्त आपकी अगला पीरियड था, आप जब क्लास लेने आए तो आपने कहा, बच्चे ने शिकायत की मेरी घड़ी चोरी हुई है, तो आपने कहा कि अच्छा ठीक है ऐसा करो, गेट बंद कर दो और मैं तुम लोग से कहता हूँ कि जिसने भी अगर घड़ी चुराई हो तो चुपचाप आके जमा कर दो, मैं उसे कुछ भी नहीं करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा।
तो किसी ने हिम्मत ही नहीं पड़ी, कैसे हिम्मत पड़े कोई चोर को। तो आपने क्या किया कि आपने गेट बंद करके सभी बच्चों को खड़ा करा दिया और कहा कि मैं एक एक करके सभी की तलाशी लूँगा, जेब भी चेक करूँगा और झोला भी चेक करूँगा। तब आप सोचिए कि उस जो चोरी किया होगा उसके मन में क्या आया होगा। वो बिल्कुल कपकपा गया था, लाल हो गया था, उसके पसीना पसीना हो गया था। और लेकिन आपने क्या किया, एक एक करके सभी का तलाशी की और जब मेरा नंबर आया तो आपने मेरे जेब से घड़ी निकाली और इसके बावजूद भी अगर 40 बच्चे हैं, अगर मैं 15 नंबर पे था तो मेरे जेब से घड़ी निकल गई, और लेकिन इसके बावजूद भी आपने 40 के 40 बच्चों की जेब को तलाशा और तलाशी करने के बाद आप क्लास के अंत में वो घड़ी उसको सुपुर्द कर देते हैं, उसी टाइम घड़ी सुपुर्द कर देते हैं और पढ़ाने लग जाते हैं। तभी मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं जीवन में कुछ करूं चाहे न करूंगा, मैं एक अच्छा शिक्षक बनूंगा और आपके जैसा शिक्षक बनूंगा, आदर्श शिक्षक। अब कहानी का ट्विस्ट अभी नहीं खत्म होगा, कहानी का ट्विस्ट ये खत्म होता है, उसने तो निर्णय ले लिया कि आपने मुझे ये मौका दे दिया कि मैं आपकी तरह एक अच्छा शिक्षक बनूंगा, क्योंकि आपने उस वक्त मेरी कमी को उजागर नहीं किया, मेरी कमी को उजागर नहीं किया, ना मुझे चोर साबित किया। अगर आप ये कर देते मैं जिंदगी भर कलंकित रहता और अपमानित होता और मेरे में हीन भावना हमेशा बने रहती, पर लेकिन आपने उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। तब मैंने निर्णय ले लिया कि आपका जैसा आदर्श शिक्षक बनूंगा। तो सर ने कहा हाँ हाँ मुझे कहानी याद आ गई, पर लेकिन सर ने कहा पर लेकिन मुझे तो आज भी ये नहीं पता कि वो घड़ी चुराई किसने थी, किस व्यक्ति ने चुराई थी, क्योंकि जिस वक्त मैं घड़ी की तलाशी कर रहा था उस वक्त मैंने आंखें बंद कर ली थी। जैसा कि आपने कहा भेदभाव, वो आंख बंद करके सभी बच्चे की तलाशी ले रहे थे और जिसकी मिल भी गई तब भी उस रख लिया और सभी की तलाशी करके फिर आगे और सुपुर्द कर दिया। मैं ये नहीं जानता था कि किसने चोरी की और मेरा ये ध्येय भी नहीं था कि मैं ये सबके सामने प्रस्तुत करूं कि कौन चोर है। तो कहानी का सारांश यही है कि आप शिक्षक हैं, अब आपको तय करना है कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है और क्या क्या खोजना है। और आप बार बार मैं कह रहा हूँ सैलरी से ही आप लोग निर्णय लेने लगते हैं कि हमको किस तरह से आउटपुट देना है। सैलरी को एकदम से किनारे कर दीजिए, क्योंकि यही एक संस्थान है जहां आपको सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है और कहीं सम्मान मिलता। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, वहां सब लोग एक दूसरे को हीन भावना की दृष्टि देखते हैं, छल कपट रहता है, बगल बगल में बैठे हैं, वो नहीं चाहता कि ये आगे बढ़े, भले चाहे खूब बधाई देंगे खूब कहेंगे, पर लेकिन वो बिल्कुल एक दूसरे से प्रतिस्पर्धी बने रहते हैं। पर लेकिन जो सम्मान शिक्षक को मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। 2 साल पहले एक सर्वे हुआ था, उसमें बताया गया था कि आज भी 52% भारतीय शिक्षक को ही अपना प्रोफेशन मानते हैं कि हम इसी विधा में जाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मुझे बहुत गंभीरता से सुना, अगर कोई मेरे से उद्दंडता हुई हो, किसी गलत कोई बात निकल गई हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ मंच से। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बार बार ध्यान आकर्षित करना चाहूँ, जैसा कि कहा गया कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गैजेट्स जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इनका आप अधिक से अधिक उपयोग करिए। और बच्चों को भी मैं बिल्कुल नहीं मानता है, आजकल ये बहुत बातें आती हैं कि मोबाइल से बच्चे बिगड़ जाते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर ठीक है 100 अगर अच्छाई है तो एक कमी भी है तो ठीक है, कोई इतनी भी बड़ी नहीं है, सब कोई मानव है, इंसानियत है, सब में स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, निगरानी करना कि गलत ना होने पाए। और लेकिन फैमिलियर रखिए, कोई बुराई नहीं है, अधिक से अधिक गैजेट्स का उपयोग करिए, उतना आप एडवांस बनेंगे, उतना आप बच्चों को भी एडवांस रखेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहेंगे। और अंत में यही संदेश देके जाऊंगा कि आप लोग समाचार का मुख्य पृष्ठ थोड़ा थोड़ा सा अध्ययन करके जरूर आइए, ये आपको समय के साथ अपडेट रखेगा। जय हिंद, जय भारत। विद्यालय परिवार का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा और मंच को मैं पुनः सादर प्रणाम करता हूँ, उनकी चरण रज को छूकर प्रणाम करता हूँ। मैं अपने आप को बहुत गदगद महसूस करता हूँ कि वही कि माँ गंगा में बहता हुआ उस तिनके की समान मेरी स्थिति है, जब वह तिनका बहता हुआ शिवलिंग से टकरा करके अपने आप को गदगद महसूस करता है, वही मेरी अनुभूति है। इतने प्रकांड विद्वान जनों के बीच में अगर अपनी दस्तखत देना का सौभाग्य मिले, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।